तो इन पर क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन करें। इन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो पहले विनियामक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। विनियामक संस्थाएं, रेगुलेटरी बॉडीज। तो जितना पॉलिटी का सिलेबस हम लोगों ने पहले दिन लिखा था, फर्स्ट डे हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया था कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के। उन सारे टॉपिक की चर्चा हम लोग एक एक करके कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ टॉपिक हमने जैसे आपको बताया था कि पब्लिक पॉलिसी, हमने आपको कहा था कि गवर्नेंस में कवर करेंगे विस्तार से, डिटेल में, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड गवर्नेंस में पूछे जाते हैं, मेन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्री में जो सरकार की नीतियाँ चल रही हैं उन नीतियों पर सवाल आते हैं, वो सब आप करंट में कवर कर लेते हैं कि सरकार की कौन कौन सी नीतियाँ योजनाएं चल रही हैं, वो आपके करंट का विषय होता है। लेकिन पब्लिक पॉलिसी के एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन मेन एग्जामिनेशन में आता है, प्री में नहीं आता। तो वो पार्ट हम लोग गवर्नेंस में कवर करेंगे। अधिकार और मुद्दे में अधिकारों के विषय में हम लोगों ने व्यापक चर्चा कर ली, लेकिन उनमें कुछ एक अधिकार जैसे आरटीआई, सूचना का अधिकार, हमें पढ़ना होता है। तो सूचना का अधिकार हम लोग गवर्नेंस में कवर करेंगे, ये पार्ट हम लोग गवर्नेंस में कवर करेंगे। नागरिक अधिकार पत्र है, सिटीजन चार्टर है, तो सिटीजन चार्टर हम लोग गवर्नेंस में कवर करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिसे हम लोग गवर्नेंस में कवर करेंगे, मेन एग्जामिनेशन के नजरिए से कवर करेंगे, वही क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारी चीज़ें गवर्नेंस में कवर होंगी। गवर्नेंस का शेड्यूल कब होगा वो आपको पता लग जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा। तो बाकी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी टॉपिक हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कशन किए थे, वो सारे टॉपिक हम लोग एक एक करके कवर कर चुके हैं। सारा टॉपिक हमने पढ़ लिया है। एक टॉपिक अंतिम बचा हुआ है और वह है विनियामक संस्थाएं और सांविधिक संस्थाएं। हमारे सिलेबस में लिखा है अर्धन्यायिक संस्थाएं, विनियामक संस्थाएं और सांविधिक संस्थाएं। तो अर्धन्यायिक संस्थाएं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ट्रिब्यूनल के बारे में जब हम लोग कोर्ट पढ़ रहे थे, न्यायपालिका पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर वहाँ रेगुलेटरी बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज लिखी गई हैं। आज रेगुलेटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडीज पढ़ने जा रहे हैं, और इसके बाद क्वेश्चंस कर लेंगे कल के और आज के टॉपिक के, और इसके साथ पॉलिटी का पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। गवर्नेंस बचेगा मेन एग्जामिनेशन के लिए, मेन एग्जामिनेशन के नजरिए से गवर्नेंस का वो टॉपिक जब शेड्यूल होगा, तो फिर शेड्यूल के आधार पर, जब शेड्यूल लगाया जाएगा, शेड्यूल के आधार पर हम लोग गवर्नेंस के टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास लास्ट क्लास होगी, आज पॉलिटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो रेगुलेटरी बॉडीज क्या है? रेगुलेटरी बॉडीज, विनियामक संस्थाएं किसे कहते हैं? विनियामक संस्थाएं उन संस्थाओं को कहते हैं जो विनियमन के लिए बनाई जाती हैं, विनियमन करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। विनियमन यानी रेगुलेशन। जिन संस्थाओं को बनाने के पीछे का पर्पस विनियमन करना होता है, रेगुलेशन करना होता है, ऐसी संस्थाओं को विनियामक संस्थाएं कहा जाता है, रेगुलेटरी बॉडीज कहा जाता है। विनियमन करने का उद्देश्य क्या होता है कि संस्थाएं विनियमन करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। विनियमन करने का उद्देश्य होता है कि ऐसी संस्थाएं जो अपने अंदर आने वाले विषय का कठोरता से नियंत्रण करके चलाएं, उस विषय पर कठोर नियंत्रण भी रखें और उसे चलाएं। तो कठोरता से नियंत्रण भी हो और संचालन भी हो, यानी कठोर नियंत्रण के अधीन कोई व्यवस्था चलाई जाए, कठोर नियंत्रण के अधीन कोई व्यवस्था लागू की जाए, तो वो रेगुलेशन के अंतर्गत कार्य करने वाली व्यवस्था कहलाएगी। इसीलिए विनियम का मतलब होता है, विनियम ऐसे नियम हैं जो विशिष्ट तरीके से बनाए गए हैं। नियम क्या बताते हैं? नियम कार्यवाही की रूपरेखा बताते हैं कि भाई कोई काम कैसे किया जाना है, ये नियम बताते हैं। और विनियम ऐसे नियम हैं जो ये बताते हैं कि कोई काम कठोर नियंत्रण के अधीन कैसे किया जाना है, कठोर निगरानी के अधीन कैसे किया जाना है, ये विनियम बताते हैं। तो विनियमन का उद्देश्य कठोर नियंत्रण के अधीन किसी व्यवस्था को संचालित करना है। जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के बाद विनियमन का कोई उद्देश्य हमारे यहाँ नहीं था, विनियमन करना हमारा कोई पर्पस नहीं था, इसलिए विनियामक संस्थाओं का गठन नहीं किया गया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस क्रम में आगे बढ़े, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की संकल्पना लागू हुई, इसके कारण निजी क्षेत्रों का दायरा बढ़ने लगा। अब जो काम पहले सरकार करती थी वो काम निजी क्षेत्र करने लगे। अब निजी क्षेत्र पर तो नियंत्रण होता नहीं सरकार का, निजी क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होगा तो फिर निजी क्षेत्र कैसे होंगे वो? तो निजी क्षेत्र तो सरकार के नियंत्रण से मुक्त होकर कार्य करते हैं। लेकिन अब निजी क्षेत्र, जैसे हम लोगों को संचार सुविधाएं, टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये लोग मिलकर के संचार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसी तरीके से ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विसेज हैं, अलग अलग बहुत सारे प्लेयर्स हैं वहाँ, तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वहाँ। तो इसी तरीके से तरह तरह की जितनी भी सर्विसेज हमें आज दी जा रही हैं, वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दी जा रही हैं। इंश्योरेंस कंपनियां हैं, हम इंश्योरेंस कराते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, मोटर वाहन का, व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं, जनरल इंश्योरेंस कराते हैं। तो जितने भी ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एक तो सरकारी कंपनी है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो तो सरकार का उद्यम हो गया। लेकिन उसके अलावा जितनी भी कंपनियां हैं उनका दायरा बहुत बड़ा है और ज्यादातर लोग प्राइवेट से ही कराते हैं इंश्योरेंस। तो यह तो सुनिश्चित करना होगा ना कि ये जो प्राइवेट कंपनियां लोगों के हित के लिए कार्य कर रही हैं और इनका दायरा 1991 के बाद, उदारीकरण के बाद बढ़ा है, इनको भी कंट्रोल किया जाए। अब इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, सवाल ये उठता है। सरकार तो कंट्रोल कर नहीं सकती, सरकार कंट्रोल करेगी तो निजी क्षेत्र आरोप लगाएंगे कि भाई देखो सरकार हमको कंट्रोल कर रही है, तो निजी क्षेत्र होने का मतलब क्या है फिर? तो निजी क्षेत्र होने का अर्थ क्या रह जाएगा? तो निजी क्षेत्र को सीधे सरकार तो कंट्रोल कर नहीं सकती, तो निजी क्षेत्र भी कंट्रोल में आ सकें और निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकार भी नियंत्रण में रहे, क्योंकि अब तो प्रतिस्पर्धा का वातावरण है। अब अगर निजी कंपनियां, रिलायंस जियो, एयरटेल जैसे निजी कंपनियां अगर मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो BSNL और MTNL भी तो है, वो तो सरकारी है, वो भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो नियंत्रण की एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें निजी और सरकारी सभी पर समान रूप से नियंत्रण हो। यह पक्षपात न लगाया जा सके, यह आरोप न लगाया जा सके कि सरकार नियंत्रण कर रही है तो पक्षपात कर रही है, ऐसा भी ना हो। तो ऐसी संस्थाएं बनाई जाएं जो सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों पर समान रूप से नियंत्रण कर सकें और समान रूप से ये प्रतिस्पर्धा में, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दे सकें, यह सुनिश्चित किया जा सके।
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिन संस्थाओं का जन्म किया गया उन संस्थाओं को विनियामक संस्थाएं कहते हैं। जैसे हमने बताया टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए ट्राई बनाया गया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई बनाया गया। रियल एस्टेट, जो रियल एस्टेट है बहुत अंधाधुंध पैसे लेते हैं, ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, हवाला का कारोबार करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पैसे का जितना गोरख धंधा है वो सब रियल एस्टेट में होता है। और इतना ही नहीं, रियल एस्टेट के कारोबारी तो आपसे पैसा ले लेते हैं, कहते हैं 2 साल में 3 साल में मकान बना के देंगे, 10 साल 15 साल लगा देते हैं, मकान नहीं देते, तो बड़ा घोटाला करते हैं, बहुत गड़बड़ियां करते हैं। इतना ही नहीं, मकान बना के देते हैं तो इतनी घटिया क्वालिटी का बना के देते हैं कि क्या कहना है। अभी नोएडा में 2 टावर गिराए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, भ्रष्टाचार के टावर थे। दिल्ली में जहां से क्लास ले रहा हूं मुखर्जी नगर में, यहाँ एक भ्रष्टाचार का टावर है, इसको सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट कहते हैं। ये भ्रष्टाचार व्यू अपार्टमेंट है, भ्रष्टाचार की नींव पर बना है, पूरी इमारत भ्रष्टाचार पर बनी है, इसको भी गिराने का आदेश हो चुका है। लेकिन मामला कोर्ट में है, कुछ लोग जाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं जाना चाहते, उसमें मुकदमेबाजी हो गई है। तो भ्रष्टाचार की बिल्डिंग अभी खड़ी हुई है, लेकिन गिरना तो तय है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि करप्ट पैसे से बनी है, क्योंकि क्वालिटी इतनी खराब है कि 10-12 साल भी बने नहीं हुए और पिलर में जो सरिये लगे हैं वो सरिये दिख रहे हैं, सीमेंट गिर चुकी है, सीढ़ियों ने दीवार छोड़ दिया है, सीढ़ियों के नीचे का प्लेटफॉर्म गायब हो चुका है, केवल सरिया दिख रही है, नीचे पूरा दिखता है। 10-12 साल में ये हालात है। तो अगर रियल एस्टेट सेक्टर में कहीं कोई काम हो रहा है तो उस पर भी निगरानी होनी चाहिए, उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। तो इसके लिए रेरा बना दिया गया। रियल एस्टेट, अब आप रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं इनके गोरख धंधों की। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा बना दिया गया। इसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर है, तो इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए रेरा बना दिया गया, क्योंकि तमाम प्राइवेट एजेंसियां इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हैं, तो इसके लिए रेरा बना दिया गया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दिया गया। पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए सेबी बना दिया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो इस तरीके से बहुत सारी संस्थाएं हमारे यहाँ बनाई गई, जिन्हें हम विनियामक संस्थाएं कहते हैं, विनियामक संस्थाओं का दर्जा देते हैं। कैसे काम करती हैं ये विनियामक संस्थाएं? ये विनियामक संस्थाएं विनियमन करने के उद्देश्य से ये अर्ध विधायी, कार्यकारी और अर्ध न्यायिक शक्तियों से युक्त होती हैं। क्वासी लेजिस्लेटिव पावर होती है इनके पास, पूरी एग्जीक्यूटिव पावर होती है इनके पास, और क्वासी जुडिशियल पावर होती है इनके पास। इसका मतलब क्या है? अर्ध विधायी शक्ति क्या होती है? विधायी शक्ति होती है कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहते हैं। अर्ध विधायी शक्ति का मतलब हुआ, और कानून बनाने का काम कौन करेगा? संसद करेंगे, राज्य के विधानमंडल करेंगे। अर्ध विधायी शक्ति तब कहा जाता है जब कानून जैसे प्रावधानों की रचना की जाए। कानून का अर्थ क्या होता है? कानून का मतलब होता है बाध्यकारी प्रावधान, क्योंकि कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो जब कानून जैसे महत्व वाले प्रावधानों की रचना की जाए और वे प्रावधान संसद के द्वारा या विधानमंडलों के द्वारा न बनाए जाए, बल्कि संसद या विधानमंडल के अतिरिक्त कोई कानून बनाने जैसी शक्ति का प्रयोग करे, संसद और राज्य विधानमंडल के अतिरिक्त कोई कानून बनाने जैसी शक्ति का प्रयोग करे, तो इसे हम लोग क्वासी लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। तो विनियमन करने के लिए इन संस्थाओं के पास, इन सभी संस्थाओं के पास कानूनी महत्व के विनियमन की शक्ति होती है, विनियम बनाने की शक्ति होती है। और विनियम का वही महत्व और प्रभाव होता है जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का होता है। विनियम का वही महत्व और प्रभाव होता है जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का होता है। इसलिए इसको अर्धविधायी शक्ति कहते हैं कि ये कानून जैसा प्रावधान बना लेती है। और उनके पास पूरी एग्जीक्यूटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब है उसे लागू करवाने की शक्ति है। पूरी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये कार्य करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर यूज करते हैं, वैसे इनके पास पूरी एग्जीक्यूटिव पावर होती है अपने क्षेत्र में इनको लागू करवाने के लिए। और इनके पास अर्ध न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। अर्ध न्यायिक का मतलब है न्याय देने का कार्य ऐसी संस्था करे जो न्यायालय ना हो। तो ये न्यायालय नहीं है, लेकिन ये न्याय देने का कार्य करती है। जब कोई विवाद उत्पन्न होता है, जैसे टेलीकॉम से रिलेटेड अगर विवाद उत्पन्न हुआ तो ट्राई इस पर कंट्रोल करता है। हम विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट यूज करते हैं, भारत अगर विश्व के अन्य देशों से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ इंटरनेट के रेट सस्ते हैं विश्व के अन्य देशों की तुलना में, ट्राई की बदौलत, ट्राई के कारण। क्योंकि एक बार सारे कंपनियों ने बढ़ाने की लिए कोशिश की थी, लेकिन ट्राई का चाबुक सबके ऊपर गिरा और नतीजा ये हुआ कि वो रेट बढ़ाने में सफल नहीं हो पाई। तो अगर इन टेलीकॉम कंपनियों को कोई रेट बढ़ाना है अपना, तो ग्राहकों के यानी हमारे और आपके हितों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। अगर रेट बढ़ाना है तो ट्राई से परमिशन लेनी पड़ेगी, भले निजी क्षेत्र की संस्थाएं हैं, लेकिन ट्राई इन पर अपना चाबुक बरसाएगा। एक समय में कॉल ड्रॉप बहुत हुआ करता था, आप फोन कर रहे हैं अचानक कट गया, फिर आप मिलाएंगे तो उनको बार बार पैसा मिलेगा। नतीजा ये हुआ कि ट्राई ने वोडाफोन पर 4,500 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। 4,500 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं। वोडाफोन भागा भागा सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि जनाब बचाओ, ये तो हमको बेच डालेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दिया, बोले नहीं नहीं ठीक है, गलत है ट्राई का डिसीजन। यानी यहाँ ट्राई ने हमारे हक के लिए फैसला दिया कि तुम जनता के साथ गड़बड़ियां मत करो, कॉल ड्रॉप मत करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक के लिए नहीं बल्कि वोडाफोन के हक में फैसला दिया। तो कहीं कहीं कोर्ट से ज्यादा बेहतर भूमिका इन्होंने निभाई है, न्यायालय से ज्यादा बेहतर भूमिका इन्होंने निभाई है। इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीमा सेक्टर को कवर करता है। जब कोविड के मामले में लोग हॉस्पिटलाइज हुए तो सारे हॉस्पिटल्स ने कोविड का खर्च बीमा में कवर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जब इंश्योरेंस किया गया था तो कोविड नहीं था, कोविड जैसी समस्या नहीं थी, इसलिए कोविड कवर नहीं होगा। इरडा को यह बात पता चली कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो बीमा वाले व्यक्तियों को कवर नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब बीमा कराया था तो कोविड कवर नहीं था। इरडा ने फटाफट रेगुलेशन जारी किया और रेगुलेशन जारी करके कहा कि सभी बीमा कंपनियों को
कोविड का कवर मानना होगा, क्योंकि कोविड कोई नई बीमारी नहीं है, वायरस नया है, बाकी लक्षण फ्लू जैसे हैं, इसलिए मना नहीं कर सकते ये कि ये बीमारी नहीं थी, बीमारी बीमारी है, उसका इलाज करना पड़ेगा। और अगर कोई भी हॉस्पिटल और कोई भी इंश्योरेंस एजेंसी ऐसा करने से मना करती है तो मेरे पास कंप्लेन करो, इरडा के पास कंप्लेन करो। और इरडा जुर्माना कैसे लगाएगा? ऐसे ही जैसे ट्राई ने लगाया था, 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना, 4,500 करोड़ का जुर्माना, 5,500 करोड़ का जुर्माना। तो बीमा कंपनियों ने सोचा इतना भारी भरकम जुर्माना देने से बेहतर है कि इंश्योरेंस का पैसा दे दो, वो तो कुछ ही लाख में होगा, हजार में होगा, लाख में होगा, और ये तो 1,000 करोड़ का जुर्माना लगा देगी एजेंसी। तो भय है इन एजेंसियों का। हमारे देश के जो सेक्टर्स काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट के सेक्टर्स के ऊपर रेरा का भय है, टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर ट्राई का भय है, और अगर भय ना हो तो ये तो हमारे साथ तांडव कर बैठे। ये हालात है। इसलिए इन क्षेत्रों का, सभी प्राइवेट सेक्टर्स का विनियमन होना बेहद जरूरी है। मिलावटी सामान मिलते हैं हमें खाने के लिए तमाम, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है, और फूड डिपार्टमेंट है। मुझे लगता है कि इस फूड डिपार्टमेंट को खत्म कर देना चाहिए और ऐसे ही एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए, क्योंकि बेहद घटिया डिपार्टमेंट है फूड डिपार्टमेंट। जब ये होली दीपावली आते हैं, अभी देखो दीपावली आ रही है तो खूब छापेमारी चल रही है। अभी दिल्ली में 5,000 किलो नकली पनीर बरामद हुआ है, 5,000 किलो। ये अभी 3 दिन पहले की घटना है। दिल्ली में 5,000 किलो नकली पनीर बरामद हुआ है। तो जब दीपावली होली आती है, ऐसे त्यौहार आते हैं, तो इनकी छापेमारी थोड़ी बढ़ जाती है, तो पकड़े जाते हैं, बाकी साल भर चलता रहता है। प्राइवेट से जितने भी, क्योंकि ये सब तो प्राइवेट काम ही है। लेकिन अगर विनियामक संस्था बना दी जाए तो छापेमारी बढ़ जाएगी, नियंत्रण बढ़ जाएगा, कंट्रोल बढ़ जाएगा, और ऐसी दशा में हमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो साफ सुथरी मिलेंगी। क्योंकि सरकारी विभाग के नियंत्रण के अधीन तो हमें हमें खुद विश्वास निजी तौर पर नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर अधिकारी तो रिश्वत लेके बैठे रहते हैं कि भाई हर महीने पहुंचाते रहो, बाकी जो मर्जी आए वो करते रहो। जब इस तरीके के त्यौहार वगैरह आते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी साल भर का टारगेट है एक, कि भाई कितना पकड़ा नकली माल और कितने लोगों के ऊपर कार्यवाही की। विभाग है तो टारगेट है, तो उनको टारगेट पूरा करना होता है, वो टारगेट उनका त्योहारों में पूरा हो जाता है इस तरीके से छापेमारी करके। तो ऐसे चल रही है सरकारी नौकरी, सरकारी विभाग की नौकरी ऐसे ही है। तो इसलिए मेरा तो मानना है कि इस सुरक्षा खाद्य विभाग को खत्म कर दिया जाए, नहीं तो बना रहे तो अपना बना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करता रहे। लेकिन एक रेगुलेटरी एजेंसी फूड के सेक्टर में, भोजन के सेक्टर में अवश्य बनाई जानी चाहिए, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, क्योंकि रेगुलेटरी एजेंसीज ने ज़्यादा बेहतर काम किया है बजाय जो रेगुलर एजेंसीज हैं उन रेगुलर एजेंसीज की तुलना में। क्यों? क्योंकि ये व्यापक शक्तियों से युक्त होती हैं, अर्धविधायी, कार्यकारी, अर्धन्यायिक, सभी शक्तियों से युक्त होती हैं। लेकिन अब जब हम लोग विनियामक संस्थाओं की चर्चा करते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ वाली संस्थाएं हैं, बहुत शक्ति संपन्न है। कार्यकारी शक्ति भी है, अर्धविधायी भी है, अर्धन्यायिक भी है। इसका मतलब ये हुआ ये तो शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करती है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण कहता है कि भाई विधायी, कार्यकारी, न्यायिक शक्तियाँ तीनों अलग अलग होनी चाहिए, यहाँ एक ही साथ है। तो ये शक्ति पृथक्करण के उल्लंघन में बनाई जाती है। दूसरी बात, जब इनके पास तीनों शक्तियाँ एक साथ निहित हैं तो शक्तियों के मनमाने प्रयोग का अवसर जन्म ले सकता है, यानी शक्तियों के दुरुपयोग का अवसर जन्म ले सकता है। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए इन पर समुचित नियंत्रण की स्थापना की जाती है। संसदीय नियंत्रण स्थापित रहता है, संसदीय समितियां होती हैं जिनके माध्यम से इन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। संसद में सवाल पूछना, चर्चा कराना, ये सब तरीके हैं जिसके आधार पर संसदीय नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके अलावा न्यायिक नियंत्रण इन पर स्थापित किया जा सकता है। न्यायिक नियंत्रण का मतलब यह है कि इनके निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है। कहाँ और कैसे अपील की जाएगी? जब अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसीज बनाई जाती हैं तो इन रेगुलेटरी एजेंसीज के बनाने के लिए अलग अलग कानून बनाना होता है संसद के द्वारा, क्योंकि ये संसद के कानून से गठित की जाती हैं। और जब संसद कानून बना के गठन करती है तो संसद बताती है कि इनके निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है। तो इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती है, जिसको हम सांविधिक अपीलें कहते हैं, स्टैट्यूटरी अपील कहते हैं। इसके अलावा इनके निर्णयों का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इस प्रकार ये समुचित संसदीय और न्यायिक नियंत्रण के अधीन कार्य करती हैं, इसलिए मनमानेपन की गुंजाइश नहीं रह जाती। अगर कहीं मनमानेपन की गुंजाइश उत्पन्न होगी तो संसद और न्यायपालिका का नियंत्रण है उसे नियंत्रित करने के लिए। तो ये विनियामक संस्थाएं हैं। हम लोगों ने जो विनियामक संस्थाओं का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से अडॉप्ट किया है। अमेरिका पहला देश है जहां रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई थी, और अमेरिका में रेगुलेटरी बॉडीज इसलिए बनाई गई क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी देश है। वहाँ जितने भी विभाग होते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, ये जितने भी विभाग हैं, ये सब पूंजीपतियों के हितों को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, आम जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखते। तो आम जनता के हितों को ध्यान में कैसे रखा जाए, क्योंकि पूंजीवादी देश है, तो आम जनता के हितों को ध्यान में रखने के लिए वहाँ विनियामक संस्थाओं के जन्म की घोषणा की गई। और इस तरीके से जितने क्षेत्र में सरकारी विभाग हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विनियामक संस्था है, शिक्षा विभाग है तो शिक्षा के क्षेत्र में विनियामक संस्था है, परिवहन विभाग है तो परिवहन के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में विनियामक संस्था है। हर सेक्टर में वहाँ विनियामक संस्था बनाई गई है जो यह देखती है कि सरकार कुछ ऐसा न कर सके जिससे वहाँ कमजोर वर्गों के हितों की अनदेखी हो सके। और इस तरीके से 19वीं शताब्दी से ही अमेरिका में विनियामक संस्थाओं का जन्म हुआ है, और विनियामक संस्थाओं ने वहाँ बेहतर तरीके से काम किया है। अमेरिका में विनियामक संस्थाएं भारत की तुलना में अधिक स्वतंत्र हैं। वहाँ विनियामक संस्थाओं को शीर्षविहीन संस्थाएं कहते हैं। शीर्षविहीन संस्था का मतलब यह है कि उन संस्थाओं पर अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारे यहाँ तो जो संस्थाएं हैं वो संबंधित मंत्रालय के अधीन आती हैं, जैसे इरडा वित्त मंत्रालय के अधीन आएगा, ट्राई टेलीकॉम मंत्रालय के अधीन आएगा। तो मंत्रालय से संबंधित होते हैं ये, लेकिन स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। लेकिन अमेरिका में जो विनियामक संस्थाएं होती हैं उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं, वो सरकार से और राष्ट्रपति के नियंत्रण से पूरी तरीके से मुक्त होती हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस रहता है। तो लिखो विनियामक संस्थाएं, लिखो लिखो विनियमन करने के उद्देश्य से, विनियमन करने के उद्देश्य से निर्मित की गई संस्थाओं को, विनियमन करने के उद्देश्य से निर्मित की गई संस्थाओं को विनियामक संस्थाएं कहते हैं। विनियमन का मतलब कठोरता से नियंत्रण और संचालन, ब्रैकेट में लिख लो विनियमन।
का मतलब, विनियमन का अर्थ कठोरता से नियंत्रण और संचालन। इन संस्थाओं के पास इन संस्थाओं के पास अर्धविधायी अर्धविधायी कार्यकारी एवं अर्धन्यायिक शक्तियां होती हैं। इन संस्थाओं के पास अर्धविधायी कार्यकारी और अर्धन्यायिक शक्तियां होती हैं। अर्धविधायी कार्यकारी और अर्धन्यायिक शक्तियां होती हैं जिनके माध्यम से ये प्रभावी तरीके से विनियमन कर सकती हैं जिसके माध्यम से ये प्रभावी तरीके से विनियमन कर सकती हैं। जैसे ट्राई, इरडा, बहुत सारी हैं। ट्राई, रेरा, इरडा, सेबी, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बड़ी सारी हैं, कई सारी हैं अलग अलग सेक्टर में, लेकिन सबकी पावर एक जैसी नहीं है। जैसे एफएसएसएआई बहुत एफिशिएंट संस्था नहीं है, बहुत प्रभावी, बहुत जिसे जोरदार कहें, दमदार कहें वो, क्योंकि कानून बना करके और पावर देने की जरूरत है और शक्तियां देने की जरूरत है। तो इस तरीके से कई सारी संस्थाएं काम कर रही हैं हमारे यहाँ। तो जिसको जितनी पावर कानून बना कर दी जाएगी वो उस तरीके से पावर का यूटिलाइजेशन करेगी। लिख लो एग्जाम्पल, ट्राई, रेरा इत्यादि, बहुत सारे हैं। पूरे कारपोरेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरे कारपोरेट सेक्टर को रेगुलेट करता है, जिससे कारपोरेट गवर्नेंस स्थापित किया जा सके। कैसे? जब गवर्नेंस पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे, कारपोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे वहां पर। अब लिखो, पैरा चेंज करके लिखो। उदारीकरण के दशक में शासन सत्ता के बदलते परिप्रेक्ष्य में उदारीकरण के दशक में शासन सत्ता के बदलते परिप्रेक्ष्य में उदारीकरण के दशक में शासन सत्ता के बदलते परिप्रेक्ष्य में इन संस्थाओं का महत्व इन संस्थाओं के महत्व में वृद्धि हुई है। इन संस्थाओं के महत्व में वृद्धि हुई है, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र पर जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र पर समान रूप से प्रभावी नियंत्रण की स्थापना हो सकी है। समान रूप से प्रभावी नियंत्रण की स्थापना हो सकी है। अब लिखो आलोचना या कमियों में पहला पॉइंट लिखो, ये शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करती हैं। ये शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करती हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, इनमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, क्योंकि विधायी, कार्यकारी, न्यायिक तीनों शक्तियां मिली होती हैं। इनमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, अतः अतः शक्तियों के दुरुपयोग का भय बना रहता है। अतः शक्तियों के दुरुपयोग का भय बना रहता है। शक्तियों के दुरुपयोग का भय बना रहता है। अब लिखो विनियामक संस्थाओं पर नियंत्रण। विनियामक संस्थाओं पर नियंत्रण लिखो, विनियामक संस्थाएं वर्तमान समय की या वर्तमान परिवेश की मांग है। वर्तमान समय या वर्तमान परिवेश की मांग है। इनका जन्म सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। यद्यपि अमेरिका में ये अधिक स्वतंत्र हैं यद्यपि अमेरिका में ये अधिक स्वतंत्र हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अमेरिका के राष्ट्रपति का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अतः इन्हें शीर्षविहीन शाखा कहते हैं। शीर्षविहीन शाखा कहते हैं। यद्यपि विधायी और न्यायिक नियंत्रण सीमित अर्थों में रहता है। यद्यपि विधायी और न्यायिक नियंत्रण सीमित अर्थों में रहता है। पैरा चेंज करके लिखो, भारत में विनियामक संस्थाओं पर समुचित नियंत्रण के उपाय किए गए हैं। भारत में विनियामक संस्थाओं पर समुचित नियंत्रण के उपाय किए गए हैं, जिससे भारत में विनियामक संस्थाओं पर समुचित नियंत्रण के उपाय किए गए हैं जिससे इनके द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जा सके। इनके द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जा सके। नियंत्रण के ये उपाय निम्नलिखित हैं।
नियंत्रण के ये उपाय निम्नलिखित हैं। डैश पहला लिखो, विभागीय संसदीय समितियों द्वारा नियंत्रण, या नियंत्रण मत लिखो, बस ऐसे लिख लो, विभागीय संसदीय समितियां, विभागीय संसदीय समितियां। अगला लिखो, तदर्थ समितियां, तदर्थ समितियां, एडहॉक कमेटीज, तदर्थ समितियां। अगला लिखो, संसद में प्रश्न पूछना, चर्चा करना आदि, क्योंकि संबंधित मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाएंगे जिस मंत्रालय से ये संबंधित है, संबंधित मंत्रियों से प्रश्न पूछना, चर्चा करना आदि। अगला, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। अगला, सांविधिक अपील, स्टैट्यूटरी अपील। सांविधिक अपील का मतलब हुआ, स्टैट्यूटरी अपील का मतलब हुआ कि जो कानून बनाया गया है इनके लिए, अलग अलग कानून बनाए गए हैं इनके गठन के लिए, तो इनके गठन के लिए जो कानून बनाया गया है उस कानून के अंतर्गत अपील की जा सकती है। तो इनके गठन के लिए जो कानून बना है उस कानून के अंतर्गत जो अपील होगी उसको स्टैट्यूटरी अपील कहेंगे, उसको सांविधिक अपील कहेंगे। तो सांविधिक अपील, तो ये नियंत्रण के उपाय हैं विनियामक संस्थाओं पर। तो इसलिए दुरुपयोग नहीं हो पाता, अच्छा काम किया है इन्होंने विगत वर्षों में हमारे यहाँ। चाहे तो पैरा चेंज करके लिख लो, पैरा चेंज करके लिख लो। विगत वर्षों में ट्राई, सेबी, इरडा जैसी विनियामक संस्थाओं ने, विगत वर्षों में ट्राई, सेबी, इरडा जैसी विनियामक संस्थाओं ने अपने निर्दिष्ट क्षेत्रों में, निर्धारित क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका का निर्वाह समय समय पर किया है, प्रभावी भूमिका का निर्वाह समय समय पर किया है। तो अब स्टैट्यूटरी बॉडीज, संवैधिक संस्थाएं, हमने पहले भी बताया था संविधि का मतलब होता है विधायिका द्वारा बनाया गया कानून, उसको संविधि कहते हैं। संसद कानून बनाए तो उसे संविधि कहेंगे, राज्य विधानमंडल कानून बनाए तो उसे संविधि कहेंगे। तो ये पहले हम आपको लिखा चुके हैं, ये बता चुके हैं। तो सांविधिक संस्थाएं उन्हें कहते हैं जो विधायिका द्वारा निर्मित कानून के द्वारा गठित संस्थाएं। संसद कानून बना के जिन संस्थाओं का गठन करे उसे सांविधिक संस्थाएं कहेंगे। तो फिर आप पूछ सकते हैं कि विनियामक संस्थाओं का गठन भी तो संसद करती है, हमने अभी बताया बिल्कुल संसद कानून बनाकर करती है, लेकिन हम उसे सांविधिक संस्था नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उसका पर्पज अलग है, विनियमन के उद्देश्य से बनाई गई है। शक्ति पृथक्करण संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, शक्ति पृथक्करण कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इस बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करके, इस बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करके संसद ने कानून बना के विनियामक संस्थाओं का गठन किया है और इन्हें विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, अर्धविधायी, कार्यकारी और अर्धन्यायिक शक्तियां सौंपी हैं। तो वहां उनके गठन का पर्पज अलग है, बिल्कुल अलग उद्देश्य है। तो इसलिए उसको हम विनियामक संस्था कहते हैं, सांविधिक नहीं कहते। बनती वो भी संसद के कानून से है, लेकिन इसके अतिरिक्त वहां एक स्पेसिफिक पर्पज है, वहां एक विशिष्ट उद्देश्य है। लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए, किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए नहीं, किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए संसद कानून बनाए और कानून बना करके किसी संस्था का गठन करे तो वो सांविधिक संस्था कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये तमाम इस तरीके से, लोकपाल। तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सब संस्थाएं हैं इत्यादि, बहुत सारी हजारों संस्थाएं हैं इस देश में जो संसद और राज्य विधानमंडलों ने कानून बना बना के बनाई है। जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनकी संख्या भी दर्जनों है। दर्जनों ऐसी संस्थाएं हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, या महत्वपूर्ण का मतलब शासन के दृष्टिकोण से, शासन के नजरिए से महत्वपूर्ण है। तो ये सारी संस्थाएं सांविधिक संस्थाएं कहलाती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज कहलाती हैं। अब इन संस्थाओं पर क्वेश्चन हमारे यहाँ यदाकदा आते हैं। सबसे अब तक केवल और केवल एनएचआरसी पर ही प्रश्न पूछा जाता रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर ही प्रश्न पूछा जाता रहा है, बाकी संस्थाओं पर प्रश्न नहीं बने हैं। गठित हैं बहुत सारी संस्थाएं, बनाई गई हैं बहुत सारी संस्थाएं, और भी हैं। इस दिल्ली में समय प्रदूषण है तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया गया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है, सीपीसीबी बनाया गया है, और ये सीपीसीबी भी सांविधिक संस्था है क्योंकि संसद के कानून से बना है। जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए काम करता है, नहीं कर रहा है लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बनाया गया। तो इस तरीके से बहुत सारी संस्थाएं हैं जो संसद के कानून, राज्य विधानमंडल के कानून से बनी है, इन सबको सांविधिक संस्था कहते हैं। तो यहाँ अब हम सारी संस्थाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं है पढ़ना। हम केवल और केवल मानवाधिकार आयोग के विषय में पढ़ेंगे क्योंकि अधिकार से जुड़ा हुआ है, अधिकार से जुड़ी हुई संस्था है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एनएचआरसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बाकी संस्थाओं के विषय में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बाकी संस्थाओं पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि अगर किसी वर्ष कोई संस्था बहुत अधिक चर्चा के केंद्र में आती है, एक साल के करंट अफेयर्स, हम लोग करंट अफेयर्स इसीलिए पढ़ते हैं हम लोग कि जो मुद्दा, जो विषय चर्चा के केंद्र में आता है उस पर क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर इनमें से कोई संस्थाएं भविष्य में चर्चा के केंद्र में आती हैं, करंट का विषय बनती हैं, तो फिर उनसे प्रश्न बनने की संभावना जन्म ले सकती है।
अन्यथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर ही प्रश्न बनते रहे हैं, चाहे ये चर्चा में रहे या ना रहे, इसी पर प्रश्न बनते रहे हैं। बाकी जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग है, तो ये भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करवाने वाली संस्था है, जो सिविल सेवकों के लिए बनाई गई थी। सबसे पहले 1964 में बनाया गया था, 2002 में इसे कानूनी दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग है, जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, महिलाओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए सिफारिशी संस्था है, बनाई गई है। लोकपाल और लोकायुक्त, राज्यों के लिए लोकायुक्त और केंद्र के लिए लोकपाल जैसी संस्था बनाई गई है। लोकपाल में एक अध्यक्ष 8 सदस्य होते हैं, जिनमें मिनिमम 50% लोग न्यायिक क्षेत्र से आने चाहिए और मिनिमम 50% लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े, महिलाओं, इन सबसे शामिल होने चाहिए। लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं का गठन भी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करवाने के लिए किया गया है। तो ये जांच करवाती है और जांच करके सिफारिश करती है। तो 2013 में इसके लिए कानून बनाया गया और 2013 से ये संस्था गठित है, काम कर रही है। लोकपाल और लोकायुक्त, केंद्र में लोकपाल होता है, राज्यों में लोकायुक्त होता है। सीवीसी और लोकपाल में अंतर यह है कि सीवीसी दोनों भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करवाती है, सीवीसी भी और लोकपाल भी। अंतर यह है कि सीवीसी केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई संस्था है और केवल बड़े अधिकारियों की भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई संस्था है, और लोकपाल में सब शामिल होते हैं, केवल और केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़ दीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़ दीजिए, बाकी सब कवर होते हैं लोकपाल के अधीन, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सब लोकपाल और लोकायुक्त में कवर हो जाते हैं, और चाहे वो निचले स्तर के कर्मचारी हो। तो ये डिफरेंस है बेसिकली सीवीसी और लोकपाल के बीच, लेकिन एक समानता है, दोनों भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करवाती हैं, जांच करके सिफारिश करती हैं, कार्यवाही की सिफारिश करती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग संस्थाएं, जैसे अभी सीपीसीबी हमने बताया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमने बताया, तो प्रदूषण के मामलों का पता लगाने, प्रदूषण पर नियंत्रण करने, पर्यावरण संरक्षण के मानक घोषित करने, प्रदूषण नियंत्रण के मानक घोषित करने, तमाम इन सारी चीज़ों पर सीपीसीबी का नियंत्रण रहता है। तो अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं, उनके अलग अलग पर्पस हैं, वो अलग अलग पर्पस से काम करती रहती हैं। तो दर्जनों संस्थाएं हैं, तो उन दर्जनों संस्थाओं को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर हमारे लिए क्लास में। जब जो संस्था 1 साल 1.5 साल के भीतर चर्चा के केंद्र में रहती है, तो उस संस्था पर प्रश्न बनने की संभावना जन्म लेती है। बाकी एनएचआरसी हमेशा सदाबहार संस्था है, तो हम लोग एनएचआरसी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1993, और इस अधिनियम के अधीन 3 तरीके की संस्थाओं के गठन का प्रावधान किया गया कि 3 तरीके की संस्थाएं बनाई जाएंगी, केंद्र के स्तर पर बनाई जाएगी, राज्य में बनाई जाएगी और जिले में बनाई जाएगी। इन 3 स्तरों पर संस्थाएं बनाई जाएंगी। केंद्र में जो संस्था बनाई जाएगी उसे एनएचआरसी कहेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहेंगे। राज्यों में जो संस्थाएं बनाई जाएंगी उसे राज्य मानवाधिकार आयोग कहेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग कहेंगे, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कहेंगे, एसएचआरसी कहेंगे, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कहेंगे। और जिलों में जो मानवाधिकार का हनन रोकने के लिए संस्था बनाई जाएगी उसको मानवाधिकार न्यायालय कहेंगे, ह्यूमन राइट्स कोर्ट कहेंगे, उसे मानवाधिकार न्यायालय कहेंगे, ह्यूमन राइट्स कोर्ट कहेंगे। तो एनएचआरसी तो 1993 में ही बना दिया गया, पहले अध्यादेश के माध्यम से बनाया गया था, फिर उसको कानून में परिवर्तित कर दिया गया। तो एनएचआरसी तो तब से चला रहा है, पहले अध्यादेश जारी करके बनाया गया था, फिर अध्यादेश को कानून का रूप दे दिया गया। राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग धीरे धीरे करके गठित हो गए हैं, ऑलमोस्ट सभी राज्यों में, 1-2 नॉर्थ ईस्ट के मेघालय वगैरह छोड़ करके 1-2 राज्य हैं जहां नहीं है, बाकी सभी राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग बना दिए गए हैं। और जिलों में मानवाधिकार न्यायालय अभी नहीं बनाए गए हैं। अब पिछले 1-2 वर्षों में थोड़ी सुगबुगाहट शुरू हुई है कि जिलों में मानवाधिकार अदालतें बनाई जाएं, मानवाधिकार न्यायालय बनाए जाएं। कैसे बनाए जाएं? जो जिला न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट होती है, उसी को ह्यूमन राइट्स कोर्ट के रूप में कन्वर्ट किया जाए जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर। तो ये उपाय किया जा रहा है या इस पर सोचा जा रहा है, इस पर पहल की जा रही है। फिलहाल स्टेट्स को करना है, क्योंकि जिले और जिला न्यायालय राज्य सरकारों के नियंत्रण में होते हैं, तो स्टेट को करना है। स्टेट वाइज जो अप्रोच है वो डिफरेंट है, इसलिए मानवाधिकार न्यायालय जिलों में स्थापित नहीं हो सके हैं, फिलहाल केंद्र और राज्य में है। लेकिन इनमें जो सबसे इफेक्टिव है वह है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब मानवाधिकार किसे कहते हैं, पहले मानवाधिकार पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ह्यूमन राइट्स, वैसे तो सामान्य अर्थों में हम लोगों ने जब राइट्स का कैटेगराइजेशन किया था, याद करो, मानवाधिकार, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, विधिक अधिकार, ये सब कैटेगराइजेशन हमने किया था जब अधिकार पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि मानवाधिकार प्रकृति प्रदत्त अधिकार है, सामान्य परिभाषा में मनुष्य को प्रकृति प्रदत्त अधिकार है, या हम इन्हें नेचुरल राइट्स भी कहते हैं, प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। लेकिन जब इन्हें प्राकृतिक अधिकारों के रूप में इनकी व्याख्या कर दी जाती है तो इनका इन्फोर्समेंट कठिन हो जाता है। कैसे हम समझें कि प्रकृति ने हमको क्या अधिकार दिए हैं, एक बात, और प्रकृति ने हमको जो अधिकार दिए हैं अगर वो लागू नहीं हुए तो क्या होगा। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार यूएन डिक्लेरेशन किया गया, उसको यूएनडीएचआर कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स।
यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 10 दिसंबर 1948। इसीलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा की। हालांकि वहां पर्पस ये था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्धबंदी थे उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किए जा रहे थे, इसलिए ऐसे व्यवहारों पर अंकुश लगाया जाए और सभी के लिए एक समान अधिकार सुरक्षित किए जाए। फिर आगे चल करके अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाएं हस्ताक्षरित की गई। कवेनेंट, प्रसंविधा मतलब संधियां, समझौते किए गए 1966 इन सब में, जिससे कि मानव अधिकारों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, इस तरीके के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। जब इस तरीके के कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए तो भारत में भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बना। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इसको PHRC एक्ट, तो जो PHRC एक्ट 1993 बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 बनाया गया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया। इस अधिनियम में मानवाधिकारों की परिभाषा फिर दी गई अलग तरीके से। क्यों? क्योंकि अभी तक जो मानवाधिकारों का परिदृश्य था वो बड़ा सकारात्मक नहीं था। फर्जी एनकाउंटर होते थे, पुलिस हिरासत में यातनाएं दी जाती थी, पुलिस बिना मतलब किसी को अरेस्ट कर लेती थी। संविधान में लिखा गया है कि 24 घंटे से ज्यादा किसी को बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के अरेस्ट करके नहीं रखा जाता। पुलिस उठा ले गई, 24 घंटे के बाद उसने दिखाया है कि किसी को पकड़ के लाई है। बहुत कई मामलों में तो मैंने देखा कि 2-2 3 दिन बाद पुलिस ने दिखाया कि हमने पकड़ा है, और फिर उसके बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। तो कानून के तहत तो वो केवल 24 घंटे तक पुलिस की कस्टडी में रहा, और गलत तरीके से वो पिछले 5 दिनों से पुलिस की कस्टडी में पड़ा हुआ है। इस तरीके से बड़ी सारी गड़बड़ियां व्यवहार में नजर आती थी। जेलों में रहने वाले लोगों की स्थिति, जो संरक्षण गृह बनाए गए हैं, बंदी गृह बनाए गए हैं, उन सब में रहने वाले लोगों की स्थितियां बहुत पॉजिटिव नहीं थी। इसलिए भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 बनाया और इसमें मानवाधिकार को, ह्यूमन राइट्स को परिभाषित किया। HR को यानी ह्यूमन राइट्स को, मानवाधिकार को परिभाषित किया गया और कहा गया कि भारत के लिए जो मानवाधिकार है, मानवाधिकार का मतलब है कि जीवन, स्वतंत्रता, समानता, समता से जुड़े अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता, समता से जुड़े अधिकार। कौन से अधिकार? जो संविधान में दिए गए हों। जैसे संविधान में हमें अधिकार कहां दिए गए हैं? संविधान में उद्देशिका में हमें बताया गया है, फंडामेंटल राइट में, DPSP में शिक्षा पाना, सहायता पाना, फंडामेंटल ड्यूटीज में, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज भी एक तरीके से हम जब लोगों के लिए हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी दूसरे अपने अधिकार की रक्षा कर पाएंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो दूसरे अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कर्तव्यों का पालन भी अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है, तो संविधान में वर्णित है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों आदि में जो अधिकार वर्णित किए गए हैं उन अधिकारों को भी ह्यूमन राइट्स माना जाएगा। और जो न्यायालय के निर्णय पर आधारित है, न्यायिक निर्णय पर आधारित हो, न्यायालय ने जिनको निर्णय दे करके अगर मानवाधिकारों की श्रेणी में ला दिया हो, तो इन सबको हम लोग ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में शामिल करेंगे। तो हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है वो बड़ा व्यापक है इस नजरिए से। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जीवन, स्वतंत्रता और समता से जुड़े हुए सारे अधिकार शामिल होंगे ह्यूमन राइट्स में, जो संविधान में किसी भी रूप में लिखे गए हों। प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, DPSP है, फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके अलावा भी कहीं लिखे गए हों तो वो सारे अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में अगर कोई ऐसी बात कही गई है उसको भी हम यहाँ मानवाधिकारों के रूप में शामिल कर लेंगे। और अगर न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है हमारे, तो न्यायालय के निर्णय के द्वारा दिए गए अधिकारों को भी हम मानवाधिकारों के रूप में शामिल कर लेंगे। तो इस प्रकार प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ह्यूमन राइट की इस प्रकार व्याख्या करता है और इसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो कैसे NHRC की संरचना बनती है? NHRC की संरचना कैसे बनती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना बेसिकली, NHRC में एक अध्यक्ष होगा, 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसमें समय समय पर चेंज लाया गया है NHRC में, संशोधन करके 1993 में जो कानून बनाया गया था उस कानून में संशोधन किया गया समय समय पर। 2015 में किया गया, फिर 2019 में किया गया। तो संशोधन के बाद आज जो स्थिति है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा पदेन सदस्य हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब क्या होता है? एक अध्यक्ष होगा, 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसके अलावा पदेन सदस्य होंगे। हमने आपको बताया है पदेन अध्यक्षता, पदेन सदस्यता, जब उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो हमने बताया कि पदेन का मतलब ये होता है कि वो पूर्णकालिक सदस्य नहीं होता, लेकिन उसे बैठकों में बुलाया जाएगा, वो बैठकों में भाग लेगा। और अगर पदेन अध्यक्ष है तो अध्यक्ष की हैसियत से भाग लेगा, पदेन सदस्य है तो सदस्य की हैसियत से भाग लेगा। जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो वो सभापति की बैठकों में भाग लेता है, लेकिन अध्यक्ष की हैसियत से भाग लेता है क्योंकि पदेन सभापति है। ये पदेन सदस्य हैं, तो इसका मतलब है कि ये NHRC की बैठकों में भाग लेंगे, लेकिन सदस्य के रूप में भाग लेंगे। कौन कौन होते हैं पदेन सदस्य के रूप में? अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये सब संवैधानिक आयोग है, पढ़ चुके हैं हम लोग। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको भी 2018 में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, पढ़ा है हम लोगों ने। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और आयुक्त दिव्यांग मामलों का आयुक्त। ये 7 लोग इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये इसके पूर्णकालिक मेंबर नहीं होते, लेकिन जब जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बैठकें बुलाई जाएंगी तब तब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बैठकों में भाग लेने आएंगे, भूमिका निभाएंगे। इसलिए हमने कहा था इन सबका विलय कर देना चाहिए। जब यहाँ आते ही हैं तो इन सब आयोगों का अलग अलग कोई मतलब नहीं है, सब एक साथ विलय हो जाए मानवाधिकार, क्योंकि किसी के भी अधिकार का हनन हो, चाहे अनुसूचित जाति के, चाहे जनजाति के, चाहे महिला के, अंततः वह मानवाधिकारों का ही हनन है। तो इसलिए सबका इसमें विलय हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि होगा नहीं क्योंकि सब पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने के तरीके भी हैं, कि पॉलिटिकल सेटिस्फैक्शन के पद भी हैं। विलय हो जाएगा तो बहुत सारे पद खत्म हो जाएंगे। तो ये सरकार के लिए ऐसा निर्णय बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, ऐसे निर्णय लेना। तो सरकारें प्रायः बचती हैं ऐसे निर्णय लेने से। कैसे नियुक्ति की जाती है इन सबके लिए? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करेगा। समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन कौन लोग होंगे? कोई बचा नहीं है जो ना हो। प्रधानमंत्री शामिल होगा, लोकसभा का स्पीकर शामिल होगा, राज्यसभा का सभापति शामिल होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होगा, राज्यसभा में विपक्ष का नेता शामिल होगा और भारत सरकार का गृह मंत्री शामिल होगा। यह समिति है। अभी हालांकि एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद खाली है। मुझे लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं 11 नवंबर को, तो अध्यक्ष का पद उन्हें मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनको अध्यक्ष का पद मिलना चाहिए एनएचआरसी का। तो ये 6 सदस्यीय समिति है। इस 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। योग्यता क्या होती है? जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के लिए योग्यता है कि वह सीजीआई रहा हो या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा। 2019 से पहले केवल एक योग्यता थी कि जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो। लेकिन यह देखा गया कि बहुत सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे थे जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद ऐसे कोई पद धारण करने की इच्छा प्रकट नहीं की। तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि किसको बनाएं अध्यक्ष पद पे, क्योंकि कोई जल्दी तैयार नहीं होता था। तो फिर यह तय कर दिया गया कि सीजीआई रहा हो या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, रिटायर्ड हो, मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो रहा हो। सदस्य के लिए 5 सदस्य हैं, पूर्णकालिक सदस्य। ये हमने पढ़ा, ये 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं, बाकी ये तो पदेन है। तो इन 5 पूर्णकालिक सदस्यों के लिए योग्यता, मेंबर 1 एक सदस्य के लिए योग्यता होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो। मेंबर 2 दूसरे सदस्य के लिए योग्यता होगी कि वो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस हो या रहा हो, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या रहा हो। और मेंबर 3, मेंबर 4 और मेंबर 5, इन तीनों के लिए योग्यता है, एक योग्यता है कि जिन्हें मानवाधिकार के क्षेत्र का अनुभव हो, जिन्हें मानवाधिकार के क्षेत्र का ज्ञान या अनुभव हो। लेकिन शर्त यह है कि एक महिला सदस्य आवश्यक है, एक महिला सदस्य अनिवार्य है। यानी इन 3 लोगों में से एक सदस्य का महिला होना आवश्यक है। इन 3 लोगों में से महिला सदस्य का होना आवश्यक है। तो ये व्यवस्था अपनाई गई है एनएचआरसी के गठन के लिए। अब जब इनकी नियुक्ति की जाती है तो कार्यकाल पहले 5 साल का होता था, लेकिन ये देखा गया कि 5 साल के लिए ज़्यादातर लोग तैयार नहीं होते थे, क्योंकि 65 साल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट होता है। 65 साल के बाद मान लो 1 साल बाद किसी का नंबर आया बनने का, तो वो 66-67 साल में चेयरमैन बनता है। 5 साल का मतलब फिर 71-72 साल तक तो एक्टिव रोल बड़ा मुश्किल रहा है न्यायाधीशों के लिए। तो 3 वर्ष कर दिया गया, या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक। 3 वर्ष
या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक। अगर पुनर्नियुक्ति चाहे तो पुनर्नियुक्ति संभव है आयोग में। आयोग में पुनर्नियुक्ति हो सकती है क्योंकि मानवाधिकारों का अनुभव है, तो आयोग में पुनर्नियुक्ति संभव है, हो सकती है। कैसे इन्हें हटाया जाएगा? इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, उच्चतम न्यायालय से जांच के पश्चात, सुप्रीम कोर्ट से जांच के पश्चात। ऐसी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने के पश्चात इन्हें पद से हटा सकता है। तो ये इनकी संरचना हो गई। अब कार्य क्या है, भूमिका क्या है, समीक्षा क्या है, हम लोग इस बात की चर्चा कर लेते हैं, फिर लिखते हैं। मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य है देश में मानवाधिकारों का संरक्षण करना। इसलिए ये मानवाधिकार के हनन के संबंध में, मानवाधिकार हनन के संबंध में ये लोगों से शिकायतें प्राप्त करता है, उन शिकायतों की जांच करता है और मानवाधिकार के हनन के संबंध में कार्यवाही की सिफारिश करता है। हालांकि न तो यह दोषियों को दंडित कर सकता है और न ही ये पीड़ितों को राहत दे सकता है। ये केवल सरकार से कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है और केवल ऐसे मामलों की जांच करके सिफारिश कर सकता है जो पिछले 1 साल के भीतर उत्पन्न हुई हैं। 1 साल से पुरानी शिकायतों के मामले पर यह जांच भी नहीं कर सकता। ये इसकी लिमिटेशन है। ये जेल, बंदीगृह, ये लॉकअप, जितने भी सुधार गृह हैं, जैसे बाल सुधार गृह बनाए जाते हैं या संरक्षण गृह बनाए गए हैं, आश्रम वृद्धाश्रम आदि बनाए गए हैं, ऐसी जगहों का औचक निरीक्षण कर सकता है, वहां रह रहे लोगों की जीवन दशाओं में सुधार के लिए सिफारिश कर सकता है। देश में मानवाधिकारों के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए यह पहल कर सकता है, मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार कर सकता है, मानवाधिकारों के क्षेत्र में एनजीओ की भूमिका को बढ़ावा दे सकता है, मानवाधिकारों के क्षेत्र में रिसर्चर्स को प्रमोट कर सकता है। जहां भी कहीं आतंकी घटनाएं आदि हुई हैं, वहां मानवाधिकार के पहलुओं के आधार पर वह अपनी जांच पड़ताल अलग कर सकता है। अगर किसी न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे में मानवाधिकारों का कोई पहलू इन्वॉल्व है, तो न्यायालय की अनुमति से ये उस मामले की अपनी खुद की जांच कर सकता है और न्यायालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है और इसके आधार पर शीघ्र न्याय दिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के क्षेत्र में जो नए परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को अध्ययन कर भारत में क्या परिवर्तन लाए जाने चाहिए, इसके बारे में सरकार से सिफारिश कर सकता है। देश में मानवाधिकारों का परिदृश्य सकारात्मक बनाने के लिए इसे जो उचित लगे वह सिफारिश सरकार से कर सकता है। इस प्रकार पूरे देश में मानवाधिकारों के परिदृश्य को सकारात्मक बनाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर है। आयोग ने जब से अपनी भूमिका संभाली है, आयोग का जब से गठन किया गया है, आयोग ने प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका निभाई है। आयोग के गठन से पहले मानवाधिकारों के हनन के बड़े मामले उत्पन्न होते थे। पुलिस हिरासत में दी जाने वाली यातनाएं, पुलिस हिरासत में 3rd डिग्री टॉर्चर, पुलिस हिरासत में मौतें, फर्जी एनकाउंटर, जेलों में कैदियों की खराब स्थिति इत्यादि नाना प्रकार की ऐसी शिकायतें थी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन से पहले बहुत ज्यादा थी। रोज का समाचार पत्र भरा रहता था। लेकिन एनएचआरसी के गठन के बाद इन शिकायतों में तीव्र गिरावट आई है। अब यदाकदा ऐसी शिकायतें दिखती हैं, अन्यथा नहीं दिखती। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य किया है। हालांकि चूंकि ये पीड़ितों को दंडित नहीं दे सकता, दोषियों को दंडित नहीं कर सकता, पीड़ितों को राहत नहीं दे सकता, अंतरिम राहत भी नहीं दे सकता, ये केवल सिफारिश कर सकता है सरकार से, तो इसे केवल एक सिफारिशी संस्था कहा जाता है। लेकिन सिफारिशी संस्था होने के बावजूद भी इसके गठन की प्रकृति ऐसी है, सारे तो न्यायाधीश शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर के, इसके गठन की प्रकृति ऐसी है कि सरकारें प्रायः इसकी सिफारिशों की अवहेलना नहीं कर पाती। इसके अलावा जब मानवाधिकार आयोग सरकार से कार्यवाही की सिफारिश करता है तो एक महीने के भीतर सरकार को मानवाधिकार आयोग को सूचना देनी होती है कि उसने क्या कदम उठाया है कार्यवाही पर, और अगर कदम नहीं उठाया है तो क्यों नहीं उठाया है, इसका स्पष्टीकरण भी देना होता है। मानवाधिकार आयोग सरकार से सवाल जवाब कर सकता है। इस व्यवस्था के नाते सरकार पर मानवाधिकार आयोग का एक परोक्ष दबाव तो बना ही रहता है। इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बाकी जितनी संस्थाएं हैं, महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, इन सब की तुलना में बेहतर आयोग साबित हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि इन संस्थाओं का विलय मानवाधिकार आयोग में कर देना चाहिए, पैसा भी बचेगा और शिकायतों का बेहतर समाधान भी हो पाएगा। हालांकि मानवाधिकार आयोग के साथ चैलेंज है, जैसे हमने बताया कि केवल 1 साल की शिकायत ले सकता है, सिफारिशी संस्था है, पीड़ितों को राहत नहीं दे सकता, अंतरिम राहत भी नहीं दे सकता, दोषियों को दंडित भी नहीं कर सकता, और आयोग में अपना स्वयं का कर्मचारी तंत्र भी नहीं है। ये एक बड़ा चैलेंज है आज भी। पहले तो आयोग का अपना ऑफिस नहीं था, किराए का ऑफिस था। अब यहाँ दिल्ली में एम्स के पास, आईएनए के पास, आईएनए मार्केट के पास, इंडियन नेशनल आर्मी, वही सुभाष चंद्र बोस वाली, तो उसके पास एक सीजीओ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ इसको परमानेंट ऑफिस मिल गया है। तो परमानेंट ऑफिस मिल गया है, लेकिन परमानेंट स्टाफ अभी भी नहीं है। आयोग में जितने कर्मचारी काम करते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, उसी तरीके से आयोग काम करता है। आयोग में जितने भी कर्मचारी हैं वो सब डेपुटेशन पर आए हुए कर्मचारी हैं, यानी अलग अलग विभागों से, किसी को 3 साल के लिए, किसी को 2 साल के लिए, किसी को 5 साल के लिए बुलाया गया है, और वे 3 साल पूरा करने के बाद अपने मूल विभाग को लौट जाते हैं। इससे आयोग का कामकाज नकारात्मक तरीके से प्रभावित होता है। इसलिए आयोग का परमानेंट स्टाफ नियुक्त करना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल अभी तक ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल मिलाकर के आयोग का गठन हमारे लिए सकारात्मक ही रहा है, पॉजिटिव ही रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर कार्यभार थोड़ा ज्यादा है। कार्यभार ज्यादा इसलिए है कि राज्यों के मानवाधिकार आयोग हमेशा अच्छी तरीके से काम नहीं करते रहे। राज्यों के मानवाधिकार आयोग ने कभी कभी पॉलिटिकल भूमिका निभाई है। जैसे मैं कुछ राज्यों के न्यायाधीशों के नाम नहीं लूंगा, मैं, थोड़ा अच्छी बात नहीं है न्यायाधीशों का नाम लेना सार्वजनिक तौर पर, लेकिन मैं निजी तौर पर जानता हूं कि कुछ ऐसे न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालयों में जो काम करते रहे हैं और उन्होंने एक तरीके से राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में काम किया है, यानी अपने जजमेंट में उन्होंने राजनीतिक दल और सरकार को हमेशा फेवर किया है जब भी ऐसे मुकदमे आए हैं। और ऐसे लोगों को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भी बनाया जाता रहा है। ऐसी दशा में जब ऐसे लोग जिनका पॉलिटिकल कमिटमेंट है, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं, जब वे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बन जाते हैं, तो राज्य मानवाधिकार आयोग की भूमिका में गिरावट उत्पन्न होती है। राज्यों में इस प्रकार की कमियां, इस प्रकार की गिरावट दिखलाई पड़ते रहे हैं। कहने का आशय यह है, अब इसको लिखा तो जा नहीं सकता, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन लिखने वाली बात यह है कि राज्यों के मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरीके से बहुत सक्षम भूमिका निभाते नहीं रहे। अगर राज्यों के मानवाधिकार आयोग भी बहुत प्रभावी भूमिका निभाएं तो फिर देश में मानवाधिकारों का परिदृश्य ही पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो लिखो, कार्य लिखो, पहला पॉइंट लिखो।
पॉइंट में लिखो, पहला पॉइंट लिखो, मानवाधिकार के हनन की शिकायतें प्राप्त करना, मानवाधिकार के हनन की शिकायतें प्राप्त करना या स्वयं संज्ञान से शिकायतें लेना। खुद समाचार पत्रों में, टीवी पर अगर खबर छपे तो खुद भी ले सकता है। मानवाधिकार के हनन की शिकायतें प्राप्त करना या स्वयं संज्ञान से लेना, स्वयं संज्ञान से लेना और जांच कर कार्रवाई की सिफारिश करना, एक्शन, कार्रवाई की सिफारिश करना। अगला पॉइंट, जेलों, बंदी गृहों, संरक्षण गृहों, सुधार गृहों, जेलों, बंदी गृहों, संरक्षण गृहों, सुधार गृहों का औचक निरीक्षण करना, अचानक निरीक्षण करना, का औचक निरीक्षण करना और वहां रह रहे लोगों के जीवन दशाओं में सुधार की सिफारिश करना, सुधार की सिफारिश करना। अगला पॉइंट लिखो, न्यायालय में विचाराधीन यदि किसी मामले में, न्यायालय में विचाराधीन यदि किसी मामले में मानवाधिकार का विषय शामिल है, न्यायालय में विचाराधीन यदि किसी मामले में मानवाधिकार का विषय शामिल है तो न्यायालय की अनुमति से, तो न्यायालय की अनुमति से ऐसे मामलों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ऐसे मामलों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। और न्यायालय ने, मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, इस मामले में उत्तराखंड में 2010-11 के आसपास की बात है। उत्तराखंड में दिल्ली के दो लड़के थे, बाइक से गए, देहरादून जा रहे थे घूमने फिरने। तो रास्ते में पुलिस चेक लगा हुआ था। पुलिस चेक के दौरान कुछ कहासुनी हो गई, बहस हो गई। उस बहस में फिर हाथापाई हो गई पुलिस वालों के साथ। हाथापाई हो गई तो पुलिस वाले उस लड़के को उठा करके थाने ले गए। थाने में उसको मारा पीटा, रात में इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो करें क्या? तो फिर उनको रात में वहीं जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया और गोली मार दी और ये दिखा दिया कि ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रच रहा था। हमें इंटेलिजेंस पता चला, इसलिए हमने गोली मार दी। तो उसमें तमाम पुलिस वाले, करीब 24-25 पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व हुए, पूरा डिप्टी एसपी से लेकर के डिप्टी एसपी, थाना अध्यक्ष, सिपाही, इंस्पेक्टर सब शामिल थे। जब मामला उछला इस तरीके से तो बहुत बड़ा मामला था। पत्रकार भी उस स्थल पर पहुंचे। तो जब पत्रकार वहां पहुंचे तो एक पत्रकार को उस बच्चे का आईडी कार्ड, वो पुलिस के साथ छीना झपटी में उसका कॉलेज का आईडी कार्ड था, एमबीए कर रहा था, वो आईडी कार्ड कहीं झाड़ी में गिर गया था। सौभाग्य से किसी पुलिस वाले की नजर पड़े, उससे पहले उस पत्रकार की नजर पड़ गई। उस पत्रकार ने उसका आईडी कार्ड उठाया और पुलिस को देने के बजाय उसने अपनी जेब में डाल लिया और बाहर आकर के उसने अपने दिल्ली का पता था, दिल्ली के अपने एक मित्र को उसने फोन लगाया और कहा कि इस एड्रेस पे जाकर के पता करो कि कौन है ये, एक लड़का कौन है। तो जो दिल्ली में उसका दोस्त था वो गया उस एड्रेस पर, उसने बताया तो पता चला कि वो उस लड़के के चाचा का मकान था और लड़का वहीं अपने चाचा के यहाँ रहकर ही एमबीए कर रहा था दिल्ली के कॉलेज से, और दूसरा उसका दोस्त था। तो उस पत्रकार ने उनके चाचा को खबर दी कि आपके भतीजों को उत्तराखंड पुलिस ने मार दिया है और लावारिस कह के, और लाश डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे थे, डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे थे क्योंकि कोई पहचान नहीं थी। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। अगर वो पत्रकार ने आईडी कार्ड पुलिस वालों को दे दिया होता तब भी गड़बड़ हो जाती, जांच एजेंसी को देता तब भी गड़बड़ हो जाती। तो पत्रकार ने बुद्धिमानी दिखाई। नतीजा ये हुआ कि जब उनके परिवार वालों को पता चला तो उनके परिवार वालों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन की। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले की जांच की तो मामले में कहानी कुछ दूसरी ही नजर आई। नतीजा ये हुआ कि वो मामला वहां देहरादून की कोर्ट में तो चल ही रहा था। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसी रिपोर्ट के आधार पर उन पुलिस वालों को, 24 पुलिस वालों को, डिप्टी एसपी से लेकर के सिपाही तक 24 पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सजा हो गई और केवल 2.5-3 साल के भीतर, तो ढाई साल के भीतर, लगभग 2.5-3 साल के भीतर सजा हो गई। तो ये इफेक्टिवनेस है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काम करे तो। अन्यथा ये मामला तो 20 साल चलता, क्योंकि पुलिस ने जो कहानी रची थी वो तो बिल्कुल अलग थी। उसको तो आतंकी बता दिया था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मारने आया था और सरकारी वकील वही बात कहता जो पुलिस कहती, तो बड़ी समस्या गंभीर हो जाती। लेकिन मानवाधिकार आयोग की पहल पर उसे न्याय मिल सका और सारे पुलिस वाले ये जेल की हवा काट रहे हैं। 24 पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सजा हुई इसमें। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बड़ा अच्छा रोल किया। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आतंकी घटनाओं वाले क्षेत्र में, आतंकी घटनाओं वाले क्षेत्र में मानवाधिकार के पहलुओं के संबंध में जांच करना, मानवाधिकार के पहलुओं के संबंध में जांच करना। अगला लिखो, देश में मानवाधिकारों के अध्ययन, देश में मानवाधिकारों के अध्ययन व शोध को प्रोत्साहन देना, मानवाधिकारों के अध्ययन व शोध को प्रोत्साहन देना। अगला, मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करना, मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करना। अगला, नेक्स्ट, मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को बढ़ावा देना। अगला, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के क्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए देश में मानवाधिकारों के क्षेत्र में, देश में मानवाधिकारों के क्षेत्र में परिवर्तन की सिफारिश करना, परिवर्तन की सिफारिश करना। और अंतिम पॉइंट लिखो, देश में मानवाधिकारों के परिदृश्य को सकारात्मक बनाने के लिए, देश में मानवाधिकारों के परिदृश्य को सकारात्मक बनाने के लिए आवश्यक सिफारिश करना, आवश्यक सिफारिश करना। ये हो गया कार्य। अब लिखो भूमिका और समीक्षा, एनएचआरसी की भूमिका और समीक्षा। लिखो,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बाद से, एनएचआरसी के गठन के बाद से देश में मानवाधिकारों के परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तन आया है। सकारात्मक परिवर्तन आया है। पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों, अत्याचार, मौतों व अत्याचार, फर्जी एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर्स, पुलिस हिरासत में बलात्कार जैसे मामलों में तीव्र गिरावट आई है। दूसरी ओर जेलों बंदीगृह, ये सब जेलों आदि में रह रहे लोगों की जीवन दशाओं में अधिक सुधार आया है। इस प्रकार मानवाधिकारों के क्षेत्र में यह मरीचिका बनकर नहीं रहा है। मिराज, मानवाधिकारों के क्षेत्र में यह मरीचिका बनकर नहीं रहा है। मरीचिका बनकर नहीं रहा है। मरीचिका का मतलब होता है, मिराज का मतलब होता है कि जैसे आप सड़क पर चलते हो गर्मियों में, तो जो धूल के कणों पर पड़ती है और जो रिफ्लेक्शन होता है, उससे आपको वहाँ पानी का आभास होता है कि वहाँ पानी है। लेकिन जब आप वहाँ जाते हो तो आपको दिखता है ये तो पानी नहीं है, तो सूखी जमीन है। ये मरीचिका है कि होने न होने का आभास होना, जो चीज़ नहीं है उसका भी आभास होना, या जो है उसका आभास ना होना, तो ये मरीचिका है। तो आयोग मरीचिका बनकर नहीं रहा है, यानी इसका मतलब है कि इसने व्यवहार में अच्छी भूमिका निभाई है, धरातल पर काम किया है। लिखो, किंतु आयोग की भूमिका में निम्नलिखित सीमाएं भी रही हैं। समीक्षा तो लिखा दी मैंने, लेकिन सीमाएं लिख लो। सीमाएं भी रही हैं। सीमाओं में लिखो, पहला पॉइंट लिखो, यह मात्र सिफारिशी संस्था है। यह मात्र सिफारिशी या परामर्शी संस्था है। यह दोषियों को दंड और पीड़ितों को राहत नहीं दे सकता। दूसरा पॉइंट लिखो, यह मात्र 1 वर्ष के भीतर की शिकायतों की जांच कर सकता है। उससे पहले की नहीं, उससे पुरानी शिकायतों की नहीं कर सकता। अगला पॉइंट लिखो, आयोग के पास अपना अस्थायी कर्मचारी वर्ग नहीं है। अगला पॉइंट, यदाकदा आयोग में अधिक समय तक रिक्तियां रहती हैं। कभी कभी आयोग में पद बहुत समय तक खाली रहते हैं, जैसे वर्तमान समय में पिछले 6 महीने से लगभग पद खाली है। पैरा चेंज करके लिखो, इसके बावजूद भी आयोग की सिफारिशों की अवहेलना करना सरकार के लिए प्रायः संभव नहीं होता। क्योंकि आयोग के गठन की प्रकृति इस प्रकार की है। और दूसरी ओर आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है, 1 माह के भीतर इसकी रिपोर्ट आयोग को देनी होती है। और यदि कार्रवाई नहीं की गई है तो इसका स्पष्टीकरण देना होता है। ये हो गया एनएचआरसी के बारे में। तो एक संस्था हमने बताया कि हम लोग एक संस्था यहाँ सांविधिक संस्थाओं में कवर करेंगे, बाकी कोई मतलब नहीं, दर्जनों संस्थाएं हैं, तो किसको पढ़ेंगे, इसलिए वो संभव नहीं है क्लास में कवर करना, और जरूरत भी नहीं होती। आप पिछले वर्षों के पेपर उठा के देखें तो एनएचआरसी के अलावा किसी पर सवाल भी नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, भविष्य के लिए ये बात समझना आवश्यक है कि अगर किसी वर्ष कोई संस्था करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है या बहुत संवेदनशील भूमिका के कारण किसी भी वजह से अगर चर्चा में है, तो उस पर प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। तब उस साल वो संस्था आप तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज एनएचआरसी मोर देन सफिशिएंट है। तो इस तरीके से पॉलिटी का जो सिलेबस है हमारा इति समाप्त होता है। पॉलिटी का सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है। अब जो कल और आज हम लोगों ने पढ़ा, उस पर विलय वाला हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखाया विलय वाली बात। तो इसलिए विलय वाली बात यहाँ हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। विलय वाली पहले लिखा चुके हैं, क्या अनुसूचित जाति आयोग का विलय होना चाहिए एनएचआरसी में, ये पहले लिखा चुके हैं। तो इसलिए इसको हमने दोबारा रिपीट नहीं किया। क्यों विलय होना चाहिए, इसका रीजन पहले लिखा चुके हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर पर